हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और पीपीआई क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज की ये अगली वीडियो है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस पर होती है। यहाँ हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो क्वेश्चन का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मांसपेशियों पर, ग्रंथियों पर, मस्तिष्क पर या फिर सुषुम्ना पर यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पर। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रंथियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो यहाँ पे ग्लैंड्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि नलिका ग्रंथि और नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका ग्रंथि जो होती है वहाँ पे हार्मोन्स को रिलीज़ होने के लिए प्रॉपर एक डायरेक्शन बना हुआ होता है, एक नली बनी हुई होती है, एक डक्ट बनी हुई होती है, जैसे कि जो कि शरीर के बाहर होती है जनरली, जैसे कि आंसू ग्रंथि है एंड या फिर पसीने की ग्रंथि है, और इसको हम डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स किसको कहते हैं, जो कि शरीर के अंदर होती हैं और जहाँ पे हार्मोन रिलीज़ होने के लिए कोई भी ऐसा डक्ट नहीं बना होता, नली नहीं बनी होती है, हार्मोन्स वहाँ से निकल करके रिलीज़ होते हैं तो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो नहीं है कि जब हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एड्रिनल ग्रंथि, पैंक्रियास ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या फिर कंठ ग्रंथि। यहाँ पे ये तीनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये वाला जो है ये डक्टलेस डक्ट ग्लैंड हम इसको कहेंगे, यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्टिन किस ग्रंथि का स्राव है, यानी किस ग्रंथि से रिलीज होने वाला हार्मोन है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एड्रिनल, पैंक्रियास, कंठ ग्रंथि या फिर पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी कारण से कॉर्टिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, जो भी हार्मोन रिलीज़ होता है उसका एक लेवल डिसाइडेड है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी रिलीज़ होते हैं उसका लेवल होता है, हर व्यक्ति वेरी करता है व्यक्ति टू व्यक्ति। प्लस यहाँ पे जेंडर सेक्स का भी इंपॉर्टेंस हो जाता है, मेल है फीमेल है, एज लेवल क्या है, उसके बेसिस पे उसका एक डिग्री निर्धारित की हुई होती है। अगर उससे कम या ज़्यादा रिलीज़ होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन है। शरीर के भीतर सूखेपन की स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट है, शरीर में सोडियम का स्तर सामान्य से नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति में निष्क्रियता बढ़ जाएगी। और लास्ट है, उपर्युक्त तीनों तरह की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर ये जो दी हुई चीज़ें हैं ये तीनों ही चीज़ें होंगी कब, जबकि शरीर में कॉर्टिन जो है वो कम मात्रा में रिलीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब रक्त में एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ जाती है तो कई तरह के स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा प्रभाव का संबंध इससे नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेखित मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न हो जाना, अरेखित मांसपेशियों में फैलाव उत्पन्न हो जाना, रेखित मांसपेशियों में रक्त आपूर्ति में वृद्धि हो जाना, या फिर खून में चीनी की मात्रा की कमी हो जाना। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खून में चीनी का लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मांसपेशियाँ, मसल्स के भी अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी बेसिक से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। एंड कई बार हम लोग बहुत भारी भारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और एग्ज़ाम में आपके बेसिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डीप स्टडी भी करनी है और साथ में जो बेसिक्स है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मीन्स आपको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गोनाल्ड ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पैंक्रियास ग्रंथि। तो यहाँ पे इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंठ ग्रंथि की क्रियाशीलता जरूरत से कम होती है तो इसके कुछ स्पष्ट प्रभाव होते हैं, इसमें से किसे उन प्रभावों में नहीं गिना जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब कंठ ग्रंथि जो है उसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है तो यहाँ पे बीपी लो होती है, ना कि हायर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति में किस ग्रंथि की भूमिका सबसे प्रधान होती है। गोनाल्ड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैंक्रियास ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिर्स्रावी ग्रंथि
दोनों की ही भूमिका निभाता है, यानी कि दोनों तरीके से काम करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैंक्रियाज ग्रंथि जो है, पैंक्रियाज ग्लैंड, जो कि ये दोनों ही में इसको काउंट किया जाता है, ये दोनों में ही ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिकाओं का जाल जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ग्राहक तथा प्रभावक से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो तंत्रिकाओं का जाल होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट है कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और लास्ट है कार्पस कैलोजम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस न्यूरॉन का कार्य ग्राहक से तंत्रिका आवेग को सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल तथा ब्रेन तक पहुंचाना होता है उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, संवेदी न्यूरॉन, क्रियात्मक न्यूरॉन, साश्चर्यात्मक न्यूरॉन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन के भी 3 टाइप्स बताए गए हैं, संवेदी, पेशीय और एसोसिएटिव। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तंत्रिका आवेग को स्पाइनल से लेकर के ब्रेन तक पहुँचाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये सारे टॉपिक्स को मैंने प्रॉपर करवा रखा हुआ है, आप बीपीएससी बिहार एस्टेट की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन के किस भाग के द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, शाखिका, एक्सॉन, कोश शरीर और ब्यूटॉन। एक्सॉन बटन यहाँ पूछा जा रहा है, एक्सॉन बटन। तो यहाँ पे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो शाखिका के द्वारा यानी कि डेंड्राइट के द्वारा दूसरे न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सेस को रिसीव किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेंड्राइट, शाखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि स्थल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कोश शरीर तथा शाखिका के मिलन स्थल को, शाखिका तथा एक्सॉन के मिलन स्थल को, एक्सॉन तथा कोश शरीर के मिलन स्थान को, या फिर शाखिका तथा कोश शरीर के स्थान को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाखिका और एक्सॉन के मिलन स्थान को, यानी कि जहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है और दूसरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में संधि स्थल नाम भले ही है, इसको साइनेप्स भी कहा जाता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है, ये दोनों आपस में सटे हुए नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका आवेग का संधि स्थल पर संचरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सॉन की, न्यूरोट्रांसमीटर की, एक्सॉन बटन्स की, या फिर हार्मोन्स की। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जो कि एक्सॉन बटन के पास से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है? तंत्रिका आवेग को उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साश्चर्य न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सुषुम्ना में यानी स्पाइनल कॉर्ड में, हाथ में, पाँव में, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो है वो पाया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट कैसे देखना है वो भी मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सॉन, एंडोप्लस, सोमा, या फिर माइलिन शीथ। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको सोमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरपेक्ष दुर्दम्य अवधि की अवधि लगभग कितनी होती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 30 to 40 मिली सेकेंड्स, 20 to 30 मिली सेकेंड्स, 10 to 20 मिली सेकेंड्स, या फिर 1 to 10 मिली सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 to 10 मिली सेकेंड्स तक का। इन सारे टॉपिक्स को भी करवाया हुआ है, निरपेक्ष दुर्दम्य अवधि, सापेक्ष दुर्दम्य अवधि। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बारीक से टॉपिक है, इनका तो आप बल्कि नोट्स बना लें, 2-2 लाइन में इसको लिखते चलें इसके बारे में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्ष दुर्दम्य अवधि की अवधि लगभग कितनी होती है? तो अब इसके बारे में हम बात कर ही रहे थे। एंड यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 to 30 मिली सेकेंड्स, 10 to 40 मिली सेकेंड्स, 20 to 30 मिली सेकेंड्स, और 40 to 50 मिली सेकेंड्स। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 to 30 मिली सेकेंड्स। यानी कि इसमें होता क्या है बेसिकली, निरपेक्ष दुर्दम्य अवधि क्या होती है कि एक बार जब ये प्रोसेस हो गया तो अब दोबारा क्या है, थोड़ी देर के लिए अब दोबारा से जो न्यूरॉन है वो
नर्व इम्पल्सेस को रिसीव नहीं करती है। उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए वो थोड़ा सा रेस्ट के पीरियड में हो जाता है, 1 to 10 मिली सेकेंड्स, यानी कि उसको वापस अपनी स्थिति में आने में 1 to 10 मिली सेकेंड्स का टाइम लग जाता है। एंड इसके बाद सापेक्ष दुर्गम्य अवधि क्या होती है कि अब जो वो न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 to 30 मिली सेकेंड्स तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसे मस्तिष्क स्तंभ का भाग नहीं माना जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मेडुला, सेतु, हाइपोथैलेमस या फिर लघु मस्तिष्क। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, बेसिकली ये फोर ब्रेन का पार्ट है, यानी कि अग्र ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको भी मैंने करवा रखा हुआ है। एंड वहाँ पे जो हम ब्रेन स्तंभ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये तीनों ही मेडुला, सेतु और लघु मस्तिष्क, जिसको कि सेरेबेलम भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पे हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ने वाले तंत्रिका तंतु का क्या नाम होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे, अनुदैर्ध्य, दरार, कार्पस कैलोजम, केंद्रीय सुलिकस या फिर लेटरल सुलिकस। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है, ये हेमिस्फीयर के बारे में बात करी जा रही है। फोरब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, जिसमें कि दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है। ये जो 2 हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे एक दरार सी होती है जिसके थ्रू ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। एंड फिर इसके भी 4 पार्ट होते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्पस कैलोजम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि संवेदना के कार्य का संचालन एवं नियंत्रण कहाँ से होता है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर की ही बात करी जा रही है। हेमिस्फीयर क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि दृष्टि संवेदना कहाँ से होती है। अग्रपाली, सबसे ऊपर वाले पार्ट को अग्रपाली कहा जाता है, इसके बाद में होता है मध्यपाली, इसके बाद में होता है शंखपाली, उसके बाद में होता है पृष्ठपाली। तो इसका एक सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृष्ठपाली के द्वारा देखने वाली जो संवेदनाएं होती हैं उसका कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोका क्षेत्र का विशिष्टीकरण क्या है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, भाषा, स्मृति, चिंतन या फिर कल्पना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि भाषा। ब्रोका एरिया ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है एंड ये भाषा को कंट्रोल करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड्स ऑफ रेनवियर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सुषुम्ना के भीतरी भाग को, एक्सॉन में कुछ कुछ दूरी पर दबे हुए भाग को कोष शरीर के भीतरी भाग को, या फिर एंड ब्रश की संरचना को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि एक्सॉन में थोड़ी थोड़ी दूर पर माइलिन शीथ जो है वो दबा हुआ सा होता है। इस दबे हुए पार्ट को ही नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका आवेग के संचरण का अधिकतम दर क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एंड 100 मीटर प्रति सेकंड, 125 मीटर प्रति सेकंड, 90 मीटर प्रति सेकंड्स और 130 मीटर प्रति सेकंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा को समझना, भाषा संकेतों का उपयोग तथा संचार के लिए भाषा के उपयोग का दायित्व किस पर होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोजम या फिर मेडुला। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायाकुलर, जहाँ की ब्रोका एरिया होता है वो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अभी हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, एक हिस्सा होता है, किस चीज़ का हिस्सा है। CNS का, ANS का, SNS का या फिर इसमें से कोई किसी का भी नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, CNS का एक पार्ट होता है। CNS के 2 पार्ट है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है ब्रेन और सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कि सेकंड ब्रेन भी हम कहते हैं। अब आप जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको ANS का फुल फॉर्म बताना है और SNS का फुल फॉर्म भी बताना है। अगर आपको पता है तो फटाफट से कॉमेंट में लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। जब न्यूरॉन किसी उद्दीपक से उत्तेजित होता है तो उद्दीपक का न्यूनतम दहली जो न्यूरॉन को उत्तेजित किया जाता है से ऊपर की तीव्रता के सभी स्तरों को उद्दीपक न्यूरॉन पर तंत्रिका आवेग की दृष्टि से एक समान प्रभाव पड़ता है। इसे मनोवैज्ञानिक ने किस नियम की संज्ञा दी है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ग्राहक नियम, संपूर्ण या कुछ नहीं का नियम, यार्क डॉटसन लॉ या फिर हेल्महोल्ट्ज का नियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपूर्ण या कुछ नहीं का नियम। इसका कहने का मतलब है कि जब एक बार कोई भी न्यूरॉन जब नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करता है
तो वो पूरा प्रोसेस पूरा होगा ही होगा, यानी कि वो नर्व इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट से होते हुए ये सेंटर में जाएगा, वहाँ से एक्सॉन में जाएगा, वहाँ से एक्सॉन बटन में जाएगा और वहाँ से होते हुए वो बाहर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहने का मतलब है या तो ये एक्टिवेट होगा या फिर एक्टिवेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बहुत ही लो लेवल का नर्व इम्पल्स है तो ये आधा तक ही प्रोसेस करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार इसने रिसीव कर लिया तो ये पूरा ही नियम प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ ये रिसीव ही नहीं होगा। कब रिसीव नहीं होगा? जबकि निरपेक्ष दुर्गम्य अवधि रहेगी, यानी कि जैसे ही ये पूरा प्रोसेस एक बार कंप्लीट हुआ है तो उसके तुरंत बाद जस्ट बाद जो है निरपेक्ष दुर्गम्य अवधि होती है, तो उस समय पे ये दोबारा से एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन वापस से सापेक्ष परिस्थिति में आते ही अब ये पहले की तरह काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है। इसी को ऑल और नॉन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड से क्वेश्चन आ गया है आपका कि ये किसे कहा जाता है? न्यूरॉन के उत्तेजित अवस्था को, न्यूरॉन के उत्तेजित होने के तुरंत बाद की अवधि को जिसमें वह पुनः उत्तेजित नहीं हो सकता है, और न्यूरॉन के उत्तेजन से ठीक पहले की अवधि, और न्यूरॉन के उत्तेजन के बाद तुरंत उत्तेजित होने की अवधि। तो अभी हमने बात की कि ये सिचुएशन कब होती है। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा नहीं भी पढ़ा इस टॉपिक के बारे में, आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन जब आप एमसीक्यूज़ को करते हैं तो आपको वहीं से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे सीखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाते हैं। तो हमने क्या अभी बात करी कि न्यूरॉन के उत्तेजित होने के तुरंत बाद की अवधि जिसमें कि वो दोबारा से स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, थोड़े टाइम के लिए, इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम समय का होता है। तो इस तरह से आप अपना डायरी मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने नोट्स आप बना सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथैलेमस का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि या फिर गोनाल्ड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, उसको वो कंट्रोल करता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तंत्रिका तंत्र का सबसे मूल एवं छोटी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सेल बॉडी, डेंड्राइट, न्यूरॉन या फिर एक्सॉन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूरॉन जो होता है नर्वस सिस्टम का तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। और पूरे शरीर में की हम बात करें तो ब्रेन में जो है सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। 80% न्यूरॉन जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। तो ये है आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस को आपने सही मार्क किया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।